नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के पार्लियामेंट के दो सबसे इम्पोर्टेंट घरों के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों मिलकर बनाते हैं हमारा संसद, लेकिन दोनों के काम, पावर और रोल एक जैसे नहीं होते। कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन बना सकता है पैसों से रिलेटेड लॉज, और कौन कभी डिसॉल्व नहीं होती। चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बीच के मेजर डिफरेंसेस सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए और अपनी राय नीचे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू इंडियन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी विच मेक्स लॉज फॉर द कंट्री. It ensures democracy functions through debate, discussion and decision. जो पार्लियामेंट है भारत का, वो लेजिस्लेशन बनाने के लिए सबसे सुप्रीम बॉडी है भारत में, जो कानून बनाती है। और ये जो सिस्टम है भारत का, वो हम लोगों ने कहाँ से लिया? वो यूनाइटेड किंगडम यूके से लिया, और इसको बाइकैमरल पार्लियामेंट बोलते हैं। बाइकैमरल पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? एक पार्लियामेंट जिसके दो सेपरेट हाउसेस हैं। बाई मीन्स टू, कैमरल मीन्स चैम्बर्स। तो एक ऐसा पार्लियामेंट जिसके दो सेपरेट हाउसेस हैं, उसे बाइकैमरल पार्लियामेंट बोलते हैं। ये भारत में 1919 में इंट्रोड्यूस हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। तो भारत के दो हाउसेस हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा जो है वो लोगों को रिप्रेजेंट करता है, और जो राज्यसभा है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, आगे समझेंगे। पहले बात करते हैं कॉम्पोजिशन की। लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 552। ये 552 एक्चुअली आज की डेट में अब 550 हो गई है घट के। ये जो दो मेंबर्स हैं, ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते थे, जो कि भारत सरकार ने 2020 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके उसको हटा दिया। अब टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 550। करंट स्ट्रेंथ कितनी है? 543। उसमें से 530 स्टेट्स के हैं और 13 यूनियन टेरिटरीज के। इलेक्शन का मेथड क्या है? डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं लोकसभा के, और पॉपुलेशन के बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन होता है। वहीं राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 250 है। करंट स्ट्रेंथ आज की डेट में 245 है। 250 में से 238 जो होते हैं वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की तरफ से इलेक्ट होके आते हैं, और जो 12 होते हैं वो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो उन्हें नॉमिनेट करते हैं। प्रेसिडेंट जिन मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं वो लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स और सोशल सर्विस फील्ड में एक्सेल किए हुए होते लोग हैं। मोस्ट फेमस एग्जांपल्स कौन से हैं? सचिन तेंदुलकर, रेखा, लता मंगेशकर। ये सब हमारे राज्यसभा के मेंबर्स रह चुके हैं। इनका जो इलेक्शन होता है स्टेट लेजिस्लेटिव्स के थ्रू होता है। अगर आपको जानना है कि राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होता है, तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इनका जो रिप्रेजेंटेशन बेसिस होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। सिंगल वोट ट्रांसफर सिस्टम के तहत इनका इलेक्शन होता है। मेथड ऑफ इलेक्शन। लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, राज्यसभा में इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट कैसे? जो एमएलएज होते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के, वो वोट डाल के इलेक्शन करते हैं और उसके थ्रू राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। यहाँ पे वोट कौन डालते हैं? सिटीजन्स ऑफ इंडिया डायरेक्टली डालते हैं। यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है? एक सिंपल मेजॉरिटी वोटिंग सिस्टम है इंडिया के लोकसभा इलेक्शंस में और स्टेट इलेक्शंस में भी। इसमें होता क्या है, जो भी कैंडिडेट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज्यादा वोट्स पाता है वो विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर वो मेजॉरिटी वोट्स नहीं भी पाता है तो भी। फॉर एग्जाम्पल, ये ए कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये बी कॉन्स्टिट्यूंसी है। ए कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल वोट्स हैं 100, बी कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल वोट्स हैं 100। तीन कैंडिडेट हैं एक्स वाई जेड। यहाँ पे हम मेजोरिटी सिस्टम समझेंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम समझेंगे। अगर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में समझें x को 40 वोट मिले, y को 30, z को 30, और यहाँ पे x को 60 मिलते हैं, y को 20 वोट मिले हैं, z को 20 वोट मिले हैं। तो अगर मेजॉरिटी सिस्टम है तो x विनर डिक्लेयर हो जाएगा, और अगर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है तो यहाँ पे 40 वोट पाने पे भी x विनर डिक्लेयर हो जाएगा, जबकि इसको मेजॉरिटी वोट नहीं मिले हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि इसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। तो इसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। यहाँ पे पॉपुलेशन के बेसिस पे इलेक्शन होता है, यहाँ स्टेट के बेसिस पे होता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता क्या है? लोकसभा हो या राज्यसभा, उसका जो हेड होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। उसका काम क्या होता है? डिसिप्लिन मेंटेन करना, सही तरीके से जो हाउस है वो काम करे, उसमें डिबेट्स हों, डिस्कशंस हों। तो मेन प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है लोकसभा का? स्पीकर होते हैं। और राज्यसभा के कौन होते हैं? वो चेयरमैन होते हैं, जो कि
भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। यहाँ पे एक डिप्टी स्पीकर होते हैं, यहाँ पे एक डिप्टी चेयरमैन होते हैं। इनका जो इलेक्शन प्रोसेस है वो लोकसभा के मेंबर्स के थ्रू होता है, और इनका जो इलेक्शन होता है ये हाउस में वोटिंग होती है, और वोट्स तभी पड़ते हैं जब टाई हो जाए। रोल क्या है? ऑर्डर को मेंटेन करना, बिल को क्लासिफाई करना, हाउस को चलाना। इनका क्या काम है? सेशंस को चलाना, डिसिप्लिन मेंटेन करना। टेन्योर एंड डिसोल्यूशन। टेन्योर का क्या मतलब है? टर्म। डिसोल्यूशन का क्या मतलब है? एंड ऑफ टर्म। तो लोकसभा का टर्म कितना? 5 साल का होता है, राज्यसभा का 6 साल का। लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। ये एक टेम्पररी हाउस है, ये एक परमानेंट हाउस है। लोकसभा पूरा हाउस डिसॉल्व होता है, जबकि राज्यसभा में हर 2 साल पे 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप: लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जो मेंबर है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। लोकसभा में मिनिमम एज 25 साल है, राज्यसभा में 30 साल है। रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। एंड कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। एक ऐसी पोजीशन, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है एक ऐसी पोजीशन जिससे फाइनेंशियल गेन या बेनिफिट मिल रहा है उस आदमी को जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अब पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। ज्यादातर हम बात नहीं करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को भी पार्लियामेंट का पार्ट माना जाता है। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जो प्रेसिडेंट हैं किसी भी हाउस का पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन इनके पास पावर्स होती हैं। क्या पावर्स होती हैं? ये एक सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, बुला सकते हैं और एंड कर सकते हैं। ये प्रोरोगिंग पार्लियामेंट इनका काम होता है, मतलब एक सेशन को स्टार्ट करवाना, खत्म करवाना। ये लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। ये बिल्स को एसेंट देते हैं, अप्रूवल देते हैं। जब तक प्रेसिडेंट सिग्नेचर ना करें कोई भी बिल लॉ नहीं बनता है। और ज्वाइंट सिटिंग जब होती है तो उसको एड्रेस करने का काम भी प्रेसिडेंट का होता है। लोकसभा इसलिए पीपल, हाउस ऑफ द पीपल है, और राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। अब हम पावर्स की बात करेंगे। लोकसभा की क्या पावर्स हैं, राज्यसभा की क्या पावर्स हैं। पहले लोकसभा की बात करते हैं। इसकी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल, इलेक्टोरल, जुडिशियल, इन सब पावर्स पे हम बात करेंगे। लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करते हैं। आमतौर पे कानून बनाने के मामले में राज्यसभा और लोकसभा के इक्वल पावर्स होते हैं, और किसी भी हाउस में एक बिल को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, एक्सेप्ट मनी बिल्स। मनी बिल्स क्या होते हैं हम आगे बात करेंगे। और किसी भी बिल को कानून बनने के लिए दोनों हाउसेस से पास करवाना पड़ता है। अगर डिसएग्रीमेंट है, अगर मेंबर्स के बीच में सहमति नहीं बन रही है, तो जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है दोनों हाउसेस की। और क्योंकि लोकसभा के ज्यादा मेंबर्स होते हैं तो आमतौर पे लोकसभा की जो राय है वो प्रिवेल कर जाती है, वो उस हिसाब से लॉ बन जाता है। एग्जीक्यूटिव पावर्स, पहले हम ये समझेंगे ये एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है। एग्जीक्यूटिव का मतलब है गवर्नमेंट का वो ब्रांच जो लॉज को इंप्लीमेंट कराता है और एडमिनिस्ट्रेशन को रन करता है। भारत जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव जो है वो सिर्फ लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसमें क्या होता है? प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, पीएम जो है रियल हेड है, और बाकी सब सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं। तो लोकसभा कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस एज लॉन्ग एज दे एंजॉय इट्स कॉन्फिडेंस। लोकसभा में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है। जब किसी गवर्नमेंट को हटाना हो तो लोकसभा में ही वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो सकता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द पीएम हु मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी इन लोकसभा। लोकसभा में जब मेजॉरिटी होती है किसी भी पार्टी की, उसी में से एक पीएम निकलते हैं। अगर लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं है तो पीएम नहीं बन सकते हैं। फाइनेंशियल पावर्स, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे लोकसभा के पास राज्यसभा से ज्यादा पावर है। और वो किस वजह से? मनी बिल्स की वजह से, क्योंकि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। आर्टिकल 110 हमारा जो है संविधान का, वो ये बताता है। राज्यसभा चेंजेस रिकमेंड कर सकता है एक मनी बिल के लिए, लेकिन ये लोकसभा के ऊपर है कि वो उन चेंजेस को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। और गवर्नमेंट वो पैसा तब तक नहीं खर्च कर सकती है जब तक कि लोकसभा का अप्रूवल नहीं हो। जो कंसोलिडेटेड फंड है इंडिया का, वो सिर्फ लोकसभा जब अप्रोप्रिएशन बिल्स पास कर देता है उसके बाद ही यूज किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम 2-3 चीज समझेंगे। एक, मनी बिल क्या होता है? मनी बिल इज अ टाइप ऑफ बिल जो कि पार्लियामेंट डील करती है एक्सक्लूसिवली फाइनेंशियल मैटर्स के साथ, जैसे कि टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, बोरोइंग, गवर्नमेंट फंड्स। कहने का मतलब पैसों से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं वो मनी बिल में आते हैं। मनी बिल का एग्जाम्पल क्या है? जो आपका बजट आता है हर साल, एनुअल बजट जो आता है, वो मनी बिल का एग्जाम्पल है। उसके बाद हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है? ये एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन बैंक अकाउंट है, जहां पे सारा पैसा कलेक्ट होता है या मतलब आता है, जो कि सरकार रखती है।
और इसमें पैसा आता कहाँ से है? रेवेन्यूज से आता है। रेवेन्यू मतलब जो टैक्सेस हो गए, जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटीज हो गई, और फिर उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी होते हैं, जैसे फीस हो गई, मतलब जैसे पासपोर्ट की फीस होती है, ड्राइविंग लाइसेंस की फीस होती है, इंटरेस्ट जो आता है, जो सरकार जो लोन देती है उस पर जो इंटरेस्ट आता है वो पैसा, फिर जो जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जैसे ओएनजीसी है, एनटीपीसी है, इनसे जो फायदा होता है। उसके बाद कैपिटल रिसीट्स हैं, ये क्या है? जो लोन रिकवर किया है सरकार ने और जो गवर्नमेंट एसेट्स बेचे हैं, जो बोरोइंग्स है, उसके बेसिस पे जो पैसा आता है वो भी यहाँ पे कलेक्ट होता है। और लोन्स हैं जो सरकार ने भारत के अंदर या भारत के बाहर कहीं से अगर पैसा लिया है वो भी यहीं पे आके जमा होता है। इसी को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। अब हमने एक टर्म सुना, अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल क्या है? ये वो बिल है जो गवर्नमेंट को लीगल परमिशन देता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल के और अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स और सर्विसेज और डिपार्टमेंट्स में खर्च करने का। अगर ये बिल पास नहीं होता है तो कोई भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला नहीं जा सकता है। इलेक्टोरल पावर्स, लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, राज्यसभा से मिलके वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं, अपना स्पीकर डिप्टी स्पीकर वो खुद चूज करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर को भी वही चूज करते हैं, भले ही इनडायरेक्टली हो, मेजॉरिटी सपोर्ट के थ्रू। जुडिशियल पावर्स, प्रेसिडेंट को अगर इम्पीच करना है तो वो पावर भी है लोकसभा के पास। कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें वो पावर देती है आर्टिकल 61 के तहत। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको हटाना हो वो पावर है इनके पास। सीएजी को हटाना हो, सीएजी कौन होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको सीएजी बोलते हैं। ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो कि भारत सरकार के जितने भी एक्सपेंडिचर हुए हैं, जो रिसीट्स आए हैं, उन सब को ऑडिट करने की जिम्मेदारी इनके पास होती है। इनका काम क्या होता है कि जो पब्लिक मनी खर्च हो रही है उसको कानूनन तरीके से खर्च किया जाए, सही तरीके से और साफ तरीके से खर्च किया जाए। इलेक्शन कमिश्नर्स को भी हटाने की पावर है, इलेक्शन कमिश्नर्स को भी हटाने की पावर है राज्यसभा के मेंबर्स के साथ मिलके। और जो मेंबर्स होते हैं, हाउस के मेंबर्स होते हैं, उनको भी पनिश किया जा सकता है अगर वो हाउस का कंटेम्प्ट करते हैं, तो अपमान करते हैं। तो राज्यसभा की क्या पावर्स हैं? पहले लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स में लोकसभा के साथ इनके इक्वल पावर्स हैं। कोई भी ऑर्डिनरी बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जब तक दोनों हाउसेस से पास ना हो जाए वो लॉ नहीं बन सकता है। कोई भी बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है सिवाय मनी बिल्स के, जैसे मैंने पहले बताया था। जब तक दोनों हाउस से अप्रूव होके और प्रेसिडेंट का अप्रूवल ना आ जाए तब तक कोई भी बिल लॉ नहीं बनता है। जब डिसएग्रीमेंट हो तो ज्वाइंट सिटिंग होती है। जब ज्वाइंट सिटिंग होती है तो लोकसभा की लार्जर स्ट्रेंथ की वजह से लोकसभा का जो ओपिनियन है वो प्रिवेल कर जाता है, उसकी जो राय है वो लॉ बन जाती है। फाइनेंशियल पावर्स क्या है? यहाँ पे लोकसभा के कंपैरिजन में इनके पास पावर बहुत कम है। लोकसभा में ही मनी बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं। राज्यसभा डिस्कस कर सकता है, सजेस्ट कर सकता है चेंजेस, लेकिन उनको रिजेक्ट नहीं कर सकता है और अमेंड नहीं कर सकता है। ना ही रिजेक्ट कर सकता है, ना ही चेंज कर सकता है। और इसको 14 दिन के अंदर बिल को रिटर्न करना होता है, नहीं तो वो बिल अपने आप माना जाता है कि वो पास हो गया। जो आम फाइनेंशियल बिल्स हैं वो उनकी जरूरत होती है कि वो दोनों हाउसेस से पास हों। और फाइनेंस बिल क्या होता है? फाइनेंस बिल एक ब्रॉडर कैटेगरी हो गई, मतलब फाइनेंस के जितने भी मैटर्स हैं, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड हो गए, टैक्सेशन से रिलेटेड हो गए, नॉन मनी प्रोविजंस हैं, मतलब अगर कानून बनाने हैं टैक्सेशन से रिलेटेड, वो सब कुछ फाइनेंशियल बिल्स में आ गया। तो जो फाइनेंस बिल्स होते हैं, वो सारे फाइनेंस बिल्स जो होते हैं वो मनी बिल्स नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी मनी बिल्स होते हैं वो सारे फाइनेंस बिल्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या हैं? जो मिनिस्टर्स हैं वो लोकसभा के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हैं, राज्यसभा के लिए नहीं। लेकिन राज्यसभा मिनिस्टर्स को सवाल कर सकती है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उन पे डिस्कशन कर सकती है, वाद विवाद कर सकती है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं पास कर सकते हैं, लेकिन डिबेट के थ्रू, वाद विवाद के थ्रू अपना जो डिसअप्रूवल है, अपनी असहमति है, वो जाहिर कर सकते हैं। इनकी इलेक्टोरल पावर्स क्या हैं? जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। जब वाइस प्रेसिडेंट को हटाना हो उसमें भी इनका पार्ट होता है, क्योंकि वो राज्यसभा में इनिशिएट होता है वो प्रोसेस। प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है, जब उनको हटाया जाता है प्रेसिडेंट को, उसमें भी इनका ज्वाइंट रोल होता है लोकसभा के साथ। जुडिशियल पावर्स क्या है? लोकसभा के साथ इक्वल पावर्स हैं इनकी। प्रेसिडेंट को हटाना हो, जजेस को हटाना हो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, सीएजी को हटाना हो, इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाना हो, उन सब में साथ मिलके ये लोकसभा के काम करते हैं।
मेंबर्स को भी पनिश किया जा सकता है। ये पावर्स भी इनके पास हैं। अब कुछ स्पेशल पावर्स हैं राज्यसभा के पास, जैसे कि आर्टिकल 249 के अंदर जो पावर है इनके पास, राज्यसभा पार्लियामेंट को ये परमिशन दे सकता है कि वो स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स पे भी कानून बनाए, जो आमतौर पे सिर्फ उस राज्य के जो लेजिस्लेचर्स हैं, विधायक हैं, वो बना सकते हैं। अब ये स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट क्या है? जो कानून सिर्फ राज्य के विधायक ही बना सकते हैं, उनको स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स बोला जाता है। जैसे कि पुलिस हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, जमीन से रिलेटेड इश्यूज हो गए, ये सारे जो हैं स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स हैं। टोटल 61 स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स हैं। तो ये अधिकार सिर्फ उन राज्यों के पास है, उन राज्यों के लेजिस्लेचर्स के पास है कि वो उस राज्य से रिलेटेड, उनकी पुलिस है, एग्रीकल्चर है, लैंड है, उससे रिलेटेड कानून बना सकें। लेकिन राज्यसभा के पास ये स्पेशल पावर है कि वो पार्लियामेंट को पावर दे कि वो स्टेट लिस्ट पे भी कानून बना सकें, लेकिन इसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। आर्टिकल 312 के तहत एक पावर है राज्यसभा के पास कि वो कोई भी नई सर्विस बननी है ऑल इंडिया, तो वो क्रिएट कर सकता है। जैसे IAS IPS है, वैसे ही कोई न्यू सर्विस बननी है ऑल इंडिया सर्विस, तो वो राज्यसभा क्रिएट कर सकता है। इसमें भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। और क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी होती है, इसका डिसोल्यूशन नहीं होता है। अगर कोई इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, तो ये काम करता रहता है, और जो भी इमरजेंसी में जरूरत की चीजें हैं उनको अप्रूव करना ये राज्यसभा का काम होता है। अब लोकसभा और राज्यसभा का क्रिटिसिज्म क्या है? लोकसभा में मेजोरिटी का बोलबाला होता है, सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, मतलब जिस पार्टी की सरकार है उसकी राय चलती है। राज्यसभा का क्या है? लैक ऑफ डायरेक्ट मैंडेट, ये डायरेक्टली लोगों से चुन के नहीं आते हैं। ये शॉर्ट टर्म पॉपुलिज्म में मानता है लोकसभा, मतलब जो ऐसी स्कीम्स जो शॉर्ट टर्म गोल्स देती हैं, उन्हें इलेक्शन में फायदा पहुंचाएं, तो उसे शॉर्ट टर्म पॉपुलिज्म कहते हैं। और राज्यसभा में आमतौर पे माना जाता है जो भी पार्टी के एलिट्स होते हैं, किसी भी पार्टी के, वो यहाँ पे राज्यसभा में जो बड़े बड़े वकील होते हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, उनकी पार्टी के जो टॉप लीडर्स होते हैं, जो लोकसभा इलेक्शंस हार भी गए हैं, वो भी राज्यसभा के थ्रू पार्लियामेंट में आते हैं। लोकसभा के पास डिस्प्रोपोर्शनेट मीडिया इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ये गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं, तो मीडिया का इन्फ्लुएंस भी इनके पास बहुत ज्यादा है। और जैसे मैंने बताया, लोकसभा का इलेक्शन हार के राज्यसभा में आने वाले जो पार्टी के एलिट्स हैं, तो ये माना जाता है कि अगर आप टॉप पोजीशन में हैं किसी पार्टी में, तो आप राज्यसभा के थ्रू भी पार्लियामेंट में एंटर कर सकते हैं, अगर आप इलेक्शन हार गए हैं तो भी। यहाँ पे पैसा, पावर हर तरीके से यूज होता है, वायलेंस यूज होता है पावर में आने के लिए। और राज्यसभा के पास पावर बहुत कम है, पैसों से रिलेटेड पावर बहुत कम है। यहाँ पे जो नॉमिनेशंस होती हैं उनको पेट्रोनेज माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू, वो गवर्नमेंट रिकमेंड करती है, और ऐसा माना जाता है कि उस नॉमिनेशन के बदले में ये जो मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट का सपोर्ट करेंगे इंपॉर्टेंट बिल्स पे, इंपॉर्टेंट इश्यूज पे। ऐसा देखा गया है कि लोकसभा में एमपीज की जो अटेंडेंस है वो बहुत कम है, और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी पब्लिक अवेयरनेस बहुत कम होती है, क्योंकि उनका डायरेक्ट टच नहीं होता है पब्लिक के साथ, वो डायरेक्टली इलेक्ट होके नहीं आते हैं। तो कंक्लूजन क्या है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं। लोकसभा लोगों के थ्रू इलेक्ट होके मेंबर्स आते हैं, राज्यसभा स्टेट्स के थ्रू आते हैं। लोकसभा लोगों की आवाज है, राज्यसभा स्टेट्स की आवाज है, और दोनों जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि लोकसभा आम आदमी उसकी आवाज पहुंचाता है, राज्यसभा जो है एक तरह से रिव्यू करने के लिए एक स्टेबलाइजिंग कैरेक्टर प्ले करता है, और दोनों मिलके बैलेंस बना के रखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हमें बहुत प्रोत्साहन देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।